तो का जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें क्या देखा था? परिभाषा खंड देख लिया था। ठीक है ना। परिभाषा खंड से पहले हमने ये देख लिया था हिंदू कौन है, वहाँ का केस लो भी हमने सब कर लिया। ठीक है। परिभाषा खंड देखा था, परिभाषा खंड में देख लिया था कौन कौन किस पर ये हिंदू विधि लागू होती है, वहाँ सब देख लिया था। परिभाषा खंड का जो सबसे लास्ट क्लोज है, कौन सा क्लोज है? तीसरा। तीसरा क्लोज में क्या कहता है? तीसरा क्लोज कह रहा था, तीसरा नहीं, क्लोज दो। क्लोज दो में कह रहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत में डोमिसाइल है, उसका डोमिसाइल भारत में है, वो भारत का नागरिक है, और उस पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी और पारसी इन पे से कोई लो लागू नहीं होता है, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका हिंदू। ठीक है। उस पर क्या लागू होगा? हिंदू विधि लागू होगी। और अगर जिस पे लागू नहीं हो रही है, वो उस पर डोमिसाइल भारत का है, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? राज्य पत्र में अधिघोषणा द्वारा जारी करके उन्हें हिंदू घोषित कर सकती है। यहाँ तक देख लिया था हमने। अब देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कौन सा? सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या है हमारा? परिभाषा क्या है? देखो आओ, आज हम देखेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बताता है? सेक्शन 3 है आपका परिभाषा खंड। ठीक है। क्या है? परिभाषा खंड। कहीं कहीं पर आपके किसी किसी भी एक्ट में, कोई भी जो एक्ट होता है दूसरा, उसे परिभाषा खंड कहाँ दिया होता है? परिभाषा खंड किसी में ज्यादातर में सेक्शन 2 में दिया होता है। ये देखने को मिलता है, या तो सेक्शन 2 में दिया होता है, या तो क्या दिया होता है, पीछे दिया होता है। लेकिन इसमें परिभाषा खंड कहाँ है? सेक्शन 3 में। ये ध्यान रखना। अगर पूछ ले हिंदू विवाह अधिनियम में परिभाषा खंड कहाँ दिया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 में। ठीक है। अब देखो, परिभाषा खंड सेक्शन 3 में, हाँ 3 में, और सब में कहाँ दिया होता है? 2 में। सॉरी, परिभाषा खंड इसमें कहाँ दिया गया है? हिंदू विवाह अधिनियम में सेक्शन 3 में। ठीक है। इसमें जो पहली परिभाषा है आपका सेक्शन 3 में, पहली परिभाषा क्या है आपकी? ए। 3A। 3A में क्या परिभाषा है आपका? रूढ़ी और प्रथा। किसके बारे में बात कर रहा है? रूढ़ी, रूढ़ी और प्रथा के बारे में। ठीक है। रूढ़ी और प्रथा के बारे में ये बात कर रहा है। अगर आपसे पूछ ले किस परिभाषा खंड में रूढ़ी और प्रथा के बारे में बताया गया है, तो कहाँ बताया गया है? सेक्शन 3 के सब क्लोज 1 में, मतलब ए में। ठीक है। अब देखो, रूढ़ी और प्रथा आपको बताया था मैंने पहले लेक्चर में, रूढ़ी क्या होती है, कस्टम यूजेस क्या होते हैं, कब वो रूढ़ी प्रथा का रूप धारण कर लेती है। देखो, पहले इसमें देखेंगे बैरक में। ठीक है। रूढ़ी और प्रथा पदों सा ऐसा कोई नियम अभिप्रेत है। कौन सा नियम अभिप्रेत है? देखो क्या है? जिसे कि लंबे समय के लिए लगातार, मतलब कोई भी ऐसा कस्टम है, कोई भी ऐसी रूढ़ी है, कोई ऐसा हिंदू धर्म क्या कहते हैं रिवाज है, जो लंबे समय से, ठीक है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, और उसे क्या होना चाहिए? फर्स्ट बात, लंबे समय से। दूसरा क्या है? के लिए लगातार, बीच में उसका टूटना नहीं चाहिए, उस रीति और उस रिवाज को बीच में टूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अगर वो बीच में टूट जाती है, मान लो कोई रूढ़ी चली आ रही है, लंबे समय से चली आ रही है, और बीच में टूट जाती है, तो वो प्रथा का रूप धारण नहीं करेगी, और वो रूढ़ी भी नहीं रह जाएगी। ठीक है। तो उसे क्या होना चाहिए? लंबे समय से चली आनी होनी चाहिए, और दूसरा लगातार, और एक रूपता, वो एक ही रूपता में धारण होनी चाहिए। ठीक है। एक ही रूप में होनी चाहिए। वो ये नहीं कि कोई अलग रूप में मान रहा है उसे, कोई अलग रूप में मान रहा है। मानो एक पेड़ है, ठीक है ना। हिंदू धर्म में पेड़ को आपको पता है बहुत मान्यता है। ठीक है। एक बरगद का पेड़ है, उस पे वर्षों से, बहुत पुराने समय में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने धागा बांधा, समुदाय में से एक व्यक्ति ने धागा बांधा। ठीक है। अब क्या करते हैं, सब व्यक्ति उस पे धागा बांधना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो धागा एक पर्टिकुलर दिन पे बांधते हैं। ये देखो क्या करते हैं, वो धागा एक पर्टिकुलर दिन पे बांधते हैं। जैसे मान लो सोमवार हो गया या शनिवार हो गया, इस दिन वो क्या करते हैं, उस पेड़ पे जाके धागा बांधते हैं। तो ये मान्यता हो गई। और ठीक है, इसी को धीरे 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 सब करते हुए चले गए, तो ये एक प्रथा का रूप दे दिया। समुदाय के द्वारा पेड़ पर धागा बांधना, ये प्रथा का रूढ़ी चल रही थी, उसके बाद ये प्रथा का रूप धर गया, क्योंकि ये लंबे समय से लगातार चली आ रही है और एक ही रूप धारण करी हुई है। फिर क्या कह रहा है? अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र अधीन, मतलब वो स्थानीय क्षेत्र। दूसरा क्या है? अधीन जाति, समुदाय, समूह या परिवार के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त हो जाए। दूसरी तरीके से देखो, किसी भी रोड से, किसी, मैंने जब जैसे बताया था कि कोई भी गांव में जो खेत होता है, वहां एक पगडंडी होती है। ठीक है ना। वहां से जाने का रास्ता कोई बना लेता है। ठीक है। रूढ़ी थी पहले, शुरू में क्या किया, कोई व्यक्ति जाना स्टार्ट कर दिया, खेत की पगडंडी, एक पतली सी पगडंडी थी, उस पगडंडी से जाना व्यक्ति ने स्टार्ट कर दिया। खेत के बगल में, मान लो खेत के बगल में थी, वहां से व्यक्ति ने जाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसके पीछे बहुत व्यक्ति जाने लगे, सबने उसे धीरे धीरे रास्ता बना लिया। ठीक है। रास्ता बनते 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 कई साल बीत गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए। ठीक है। वो उस रास्ते से सब जाने लगे, तो उसने क्या कर लिया, उसने एक प्रथा का रूप धारण कर लिया, और उस पर विधि का भी बल होने लगा कि हाँ ये रास्ता है आने जाने का, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। वो क्या कर लिया, उसने विधि का रूप धारण कर लिया। ठीक है। समझ गया रूढ़ी और प्रथा? रूढ़ी और प्रथा समझ गए? ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, पहले भी इसके बारे में हमने बात की थी। अब क्या है, परंतु यह तब जबकि यह नियम निश्चित हो। मतलब क्या? वो नियम निश्चित होना चाहिए। अब एक प्रथा ऐसी थी, एक रूढ़ी ऐसी थी, एक रूढ़ी बारे में बात करूंगा आपसे, एक रूढ़ी ऐसी थी कि
एक जगह किसी बहुतों के घर में जानवर पलते हुए, ठीक है। तो लोगों ने रूढ़ी क्या बनाई थी कि किसी भी अगर भैंस के ये गाय का कोई बच्चा होता है तो उसके बाद जो पहला दूध होता है, ठीक है ना, पहला दूध जो होता है वो वहां चढ़ाया जाता है। स्टार्टिंग में क्या था, रूढ़ी थी, ठीक है। धीरे धीरे परिवर्तित होते होते सब आज तक क्या होता है, आज भी वहां उस स्थान पर, उस एक पर्टिकुलर स्थान पे जाके लोग दूध चढ़ाते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर स्थान पर लोग जाके अपनी गाय या भैंस का जो पहला दूध होता है, मान्यता होती है कि अगर वहां पे चढ़ाओ तो आपके गाय या भैंस का जो दूध होगा वो अच्छा, मतलब एक मान्यता प्रकार से अच्छा होगा उसके लिए, तो सब जाके उसे चढ़ाते। तो वो क्या बन गई, रूढ़ी से प्रथा बन गई, ठीक है ना। और वो विधि का वहां पे कोई मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है। वो विधि का रूप भी धारण धीरे धीरे करने लगी, तो सब वहां पे जाने लगे, वहां भीड़ भी लगने लगी। भीड़ लगने की वजह से वहां पे क्या, पुलिस प्रशासन भी लगाना स्टार्ट हो गया। तो वो विधि का रूप भी धारण कर लिया, एक प्रकार से कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, उसके अंदर मत जाना, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि एक विधि का रूप भी धारण कर लिया, क्योंकि वहां पुलिस प्रशासन भी लगने लगा, क्योंकि भाई ज्यादातर शनिवार में चढ़ता है, बहुत भीड़ हो जाती है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनको क्या नाम है, कंट्रोल करने के लिए प्रशासन तो लगेगा। जब प्रशासन लग रहा है तो विधि द्वारा ही लग रहा है, ऐसे तो है नहीं कि प्रशासन जाके अपनी मर्जी से लग रहा है। जब वहां पे देख रहा है अव्यवस्था फैल रही है तभी तो जाके वहां प्रशासन लग रहा है। जब प्रशासन लग रहा है तो विधि का बल धारण उसने अपने आप ही कर लिया। तो इसी कंडीशन में कह रहा, नियम निश्चित हो, ठीक है। वो नियम पर्टिकुलर निश्चित था कि हर शनिवार के दिन होता था, ठीक है, हर शनिवार के दिन होता था, उस रास्ते से हर कोई जाता था, वो भी नियम निश्चित था। दूसरा क्या कह रहा है, अभियुक्त हो, अभियुक्ति युक्त हो, मतलब अयुक्ति युक्त ना हो, ठीक है ना, कानून के विपरीत ना हो, किसी भी कानून का, किसी भी लॉ का वायलेशन ना करता हो, नहीं करता है वायलेशन। लोग जाते हैं आराम चढ़ाते हैं, उस रास्ते को भी लोग आराम से यूज करते हैं। दोनों एग्जांपल देख लो, जाते हैं चढ़ाते हैं दूध, फिर आ जाते हैं, और लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं, कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं, वायलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, लोक नीति के विरुद्ध ना हो, और ये लोक नीति के विरुद्ध भी ना हो। इसमें से क्वेश्चन देखो, ध्यान से रखना। अब रूढ़ी के बारे में आप समझ गए होंगे, जो भी कोई भी कंडीशन जो पहले से चली आ रही है लगातार, ठीक है, क्या कोई भी कंडीशन जो चली आ रही है वो रेगुलर कोई अपनाता चला आ रहा है, कुएं से पानी भरना, खेत से पगडंडी से रास्ता ले जाना, या किसी पर्टिकुलर स्थान पे कुछ दूध चढ़ाना, ये सब क्या लंबे समय से चली आ रही है। और सब लोग क्या कर रहे हैं, पहले रूढ़ी थी, लोग कुछ मानते थे, ठीक है, उसके पीछे रीजन जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसा उनके पूर्वज कर रहे थे वैसा ही वो सेम कंडीशन उन्होंने वही अपना ली। तो क्या एक प्रथा का रूप धारण कर लिया, रूढ़ी या प्रथा, इसे ही कहते हैं कस्टम और यूजेस, ठीक है। आगे देखो, इसमें परंतु क्या कह रहा है, परंतु क्या हमने बारे में देख लिया, निश्चित हो, अयुक्ति युक्त ना हो, और लोक नीति के विरुद्ध ना हो, ठीक है ना। पहला क्या है, यह नियम निश्चित हो, दूसरा अयुक्ति युक्त ना हो, और तीसरा लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब देखो अगला, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की आवश्यकता में, ऐसे नियम की अवस्था में जो कि एक ही परिवार को लागू है, परिवार द्वारा उनके अस्तित्व भंग नहीं कर दिए गए हों, ठीक है ना। वो क्या है, कुछ पर्टिकुलर ऐसा होता है कि एक ही परिवार अपने ऊपर लागू करता है, ठीक है। जैसे आप पर्टिकुलर में एक क्या कहते हैं उसे, आपके इष्ट देव मानते हैं ना, मतलब किसी परिवार में कोई देवता मानता है कि हमारे देवता इष्ट देव है, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर उसे उनके पूर्वज उसे परिवार को मानते हुए आ रहे हैं, बट एक कंडीशन ऐसी है कि उस परिवार ने अपने इष्ट देव बदल लिए, वो दूसरा मानने लगा, तो वहां रूढ़ी खत्म हो जाएगी, वहां रूढ़ी और प्रथा का बीच में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो पर्टिकुलर उसी को मानते हुए चले आ रहे हैं, उन्हीं इष्ट देव को मानते हुए चले आ रहे हैं, उसी पर्टिकुलर त्योहार को मनाते हुए चले आ रहे हैं, उसी पर्टिकुलर दिन को मनाते हुए चले आ रहे हैं, उसी रीति रिवाज उसी रस्म से उसको मनाते हुए चले आ रहे हैं, तो क्या होगा, वो अपना क्या रूप ले लेगी, प्रथा और रूढ़ी का, ठीक है ना। यहां तक प्रथा और रूढ़ी समझ में आ गई कि परिवार का अस्तित्व भंग नहीं कर दिया गया हो, परिवार ने उसे बीच में ब्रेक नहीं कर दिया हो, ठीक है। अगर जैसे ही ब्रेक करेगा तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगला देखो, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय को सबको पता है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन कहां से बन जाएगा कि जिला न्यायालय कहां दिया हुआ है, जिला न्यायालय कहां दिया हुआ है, ठीक है, कहां पे, 2 के खा में क्या दिया है, जिला न्यायालय, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर पूछ ले जिला न्यायालय कहां है तो 2 के खा में, ठीक है। अब देखो, अब ये मेन है जो आपका सी, सी जो है वो मेन है, ठीक है। सी में देखो, देखो सी में क्या है, अब देखेंगे हम सी, सी जो है इसका परिभाषा खंड का 3 का सी, ठीक है ना, ये मेन है। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, इसमें दिया हुआ है सगा और सौतेला, क्या है, पहला देखो क्या है, सगा, क्या है, पहला सगा है और दूसरा क्या है, सौतेला, सगा और दूसरा क्या है, यहां ले लेंगे सौतेला, क्या है, सौतेला, ठीक है ना, सगा और सौतेला, सगा और सौतेला, ठीक है। ये 2 हो गए, एक सगे के बारे में पूछा है, एक सौतेले के बारे में बताया गया। अब देखो सगा और सौतेला होते क्या है, सगे में क्या होता है, सगे में आपका है क्या है, इसमें इसको हम अगर ऐसे लें, ये 3 कंडीशन है, देखो 3 कंडीशन को हम ऐसे ले लेते हैं,
एक साथ ही ले लेते हैं इनको, जैसे एक साथ ही आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इनको एक साथ ही लेंगे, ऊपर डाल लेते हैं 3c। क्या डाल लेंगे ऊपर? 3c, ठीक है ना। मतलब परिभाषा खंड में क्या है? 3 का c, ठीक है, 3 का c है, ठीक है। इसको साफ साफ लिखते हैं, क्या है परिभाषा खंड में, परिभाषा में कहाँ दे रखी है? 3 में दे रखी है, ठीक है। और सगा सौतेला कहाँ दे रखा है? 3 के सी में। कहाँ दे रखा है? 3 के सी में। और इसके साथ ही साथ क्या ले लेंगे? डी। 3 के डी में क्या दे रखा है? सहोदर, ठीक है ना। देखो पहले क्या आ गया, इसको ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले क्या ले लेंगे यहाँ पे? सगा। इसको क्या इंग्लिश में कहेंगे? फुल ब्लड। क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्या कहेंगे इसे अगर ले ले हम तो क्या कहेंगे इसको? फुल ब्लड, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको? फुल ब्लड, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आ गया? सौतेला। क्या है ये? सौतेला। सौतेला क्या कह देंगे? हाफ ब्लड, ठीक है ना। क्या कहेंगे सौतेले को? हाफ ब्लड, ठीक है। और सहोदर, सहोदर को क्या कह लेंगे हम? ये क्या है? सहोदर। ये किस में दिया गया आपका? डी में। क्या है ये? सहोदर, ठीक है ना। अब देखो इन तीनों में क्या कंडीशन है, मान लो क्या है ये हस्बैंड हो गई, ये वाइफ हो गया, ठीक है ना। हम सगे की बात कर रहे हैं, क्या सगे की बात कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ। इनका क्या है? इनका एक पुत्र होता है, ठीक है ना, S1, एक पुत्र हुआ। उसके बाद इनका दूसरा पुत्र हुआ S2। कौन हुआ? दूसरा पुत्र हुआ S2। इस S1 S2 के जो है वो माता भी एक है और पिता भी एक है। कौन? पिता भी एक है और माता भी एक है, तो ये क्या हो जाएंगे? सगे। क्या हो जाएंगे? ये सगे, क्योंकि इनके माता पिता एक है। उसके बाद क्या है? हाफ ब्लड में देखो हस्बैंड और वाइफ, ठीक है ना। क्या? हस्बैंड और वाइफ। इसमें हाफ ब्लड में क्या कह रहा है? देखो सगा और सौतेला, कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे तब कहलाते हैं जब वे एक ही पूर्वजा से उसकी एक पत्नी से जन्मे हो, ठीक है ना। एक ही पूर्वजा से और उसकी एक पत्नी से जन्मे हो। यहाँ पूर्वजा का मतलब क्या है ये ध्यान देना। यहाँ जो पूर्वजा का मतलब है वो पिता से है। ये जो कंडीशन दे रखी है ना आपकी, एक दे रखी है पूर्वज, ठीक है ना, और एक दे रखी है पूर्वजा, ठीक है ना। इन दोनों को ध्यान रखना। पहला क्या है? पूर्वज। पूर्वज हो गया, ये पिता से संबंधित है। किससे? पिता से। और ये किससे संबंधित है? माता से। स्पष्टीकरण में जाके देखोगे तो वहां दिया हुआ है क्या? एक पूर्वजा एक पूर्वज, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? एक ही पूर्वज मतलब एक ही पिता से और उसकी एक ही पत्नी से जन्मे हो तो क्या कहेंगे? सगे। क्या कहलाएंगे? सगे। जैसे हस्बैंड और वाइफ हो गए, दोनों की संतानें हो गई S1 S2, तो क्या हो गया? ये इन दोनों की संतानें जो हो गई ये आपस में क्या हो गई? सगे। ये सगे भाई हो गए, सगे भाई बहन हो जाएंगे। अब देखो अगला क्या कह रहा है? सौतेले में, सौतेले नातेदार तब कहलाते हैं जबकि एक ही पूर्वज से किंतु उनकी पत्नी भिन्न भिन्न। मतलब ये W1 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? W1 हो गया। और इसने जब क्या नाम है क्या किया? इसी ने एक शादी और कर ली, ठीक है ना। इस समय इनकी संतान थी S1। जब इसकी शादी हुई थी इसकी संतान क्या थी? एक संतान थी। उसके बाद इसने क्या किया? इसने एक शादी और करी, दूसरी बीवी शादी करी इसने, ठीक है ना। दूसरे से शादी करी, सपोज डैट ये मर गई या जिंदा नहीं थी, ठीक है, मर गई। उसके बाद इसने क्या किया? दूसरी पत्नी से दूसरी और से महिला शादी की, तो क्या हो गई? W2 इसकी दूसरी पत्नी हो गई। तो इससे भी इसकी एक संतान हुई S2। क्या हुआ? इससे भी इसकी एक संतान हुई S2। इनमें क्या है? इसमें इसका पिता तो एक है बट माता क्या हो रही है? अलग अलग, W1 W2। तो ये आपस में क्या हो गए? सौतेले। जब इनके पिता एक हो माता अलग अलग हो तो ये क्या कहलाएंगे? सौतेले। उस कंडीशन में क्या कहलाएंगे? ये सौतेले कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? सगा कब कहा जाएगा और सौतेला कब कहा जाएगा, दोनों कंडीशन समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है? सहोदर। सहोदर में क्या होता है? पूर्वज और पूर्वजा ये दोनों लिखे, उनको ध्यान देना, ठीक है ना। सहोदर में क्या होता है? एक हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, ये दोनों है, हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक है। तो क्या हो गया? हस्बैंड वाइफ से एक पुत्र हुआ, कौन? S1, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ से एक पुत्र हुआ S1। इस पत्नी के इसकी डेथ हो गई, किसकी? H1 की डेथ हो गई इसकी, ये मर गया, ठीक है ना। तो जब ये मरा तो इसने क्या किया? वाइफ ने इसने दूसरी शादी कर ली। इसने क्या किया? दूसरी शादी कर ली। इसके पति हो गए S2 हस्बैंड, दूसरे हस्बैंड, ठीक है ना। इनसे क्या हुआ? इनसे इनका एक पुत्र हुआ S2। इनसे दूसरा पुत्र हुआ, उसका नाम क्या हुआ? S2, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में होंगे सहोदर। क्या होंगे आपस में? सहोदर, ठीक है ना। ये आपस में क्या होंगे? सहोदर हो गए S2 और S1। अब देखो
बैरक जो कह रहा है, बैरक की लाइन है सगा और सौतेला। सबसे पहले कहां दिया गया है सगा और सौतेला के बारे में? 2C में, ठीक है ना। सगा और सौतेला होते क्या है? जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब कहलाते हैं जब वो क्या हो, उनके माता पिता एक हों, ठीक है ना, वो एक ही माता पिता की क्या हो, संतानें, एक ही माता पिता की संतानें हो तो क्या कहलाएंगे? सगे। ये कंडीशन समझ में आ गई। अब सौतेले में क्या कह रहा है? सौतेले में कह रहा है जब उनके पिता तो एक हो, क्या पिता एक हो बट माता अलग अलग हो। सौतेले में क्या कह रहा है? पिता तो एक हो, चलो पहले पुत्र से, पहली वाइफ से एक पुत्र हुआ, ठीक है ना, एक हो गया पुत्र या पुत्री। फिर जब वो पहली वाइफ मर गई, जब दूसरी वाइफ से दूसरी से शादी हुई तो दूसरी वाइफ से भी एक पुत्र या पुत्री हुई, तो आपस में क्या कहलाएंगे वो? सौतेले। जब उनके पिता एक हों और माता अलग अलग हों, ठीक है। और सहोदर का क्या कहलाता है? सहोदर में कह रहा है जब पिता और माता, जिसमें माता तो एक है पर पिता अलग अलग है, माता एक है, पहले पिता से एक संतान और दूसरे से एक संतान, दूसरे पति से एक संतान, तो इनके क्या हो गए? पिता अलग अलग हो गए, H1 और S1 और S2 के, तो आपस में क्या कहलाएंगे? ये सहोदर। समझ में आ गया ना? यहां तक कोई दिक्कत? देखो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सगा कहां दिया गया है, सौतेला कहां दिया गया और सहोदर कहां दिया गया, और एक एग्जांपल के तौर पर रख देगा आपको और पूछ लेगा कि आपस में सगे हैं या सौतेले हैं। तो अच्छे से समझ लेना इसको। जब पिता एक हो, जब पिता माता एक हो तो सगे कहलाएंगे, जब पिता एक हो माता अलग अलग हो तो सौतेले कहलाएंगे, जब माता एक हो और पिता अलग अलग हो तो सहोदर कहलाएंगे, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, सगा सौतेला और सहोदर समझ में आ गया। अब देखो अगला क्या है। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी था और नेक्स्ट वाला भी। एक तो आपको डी में दे रखा विहित इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेरित है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ गया सपिंडा। क्या है? सपिंडा नातेदारी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये? सपिंडा नातेदारी, नातेदारी, ठीक है। सपिंडा नातेदारी, अगर इस सपिंडा के अंतर्गत किसी व्यक्ति का विवाह होता है किसी भी, ठीक है ना, तो क्या होगा? वो शून्य होगा, स्टार्टिंग से ही वो शून्य होगा। अब देखो सपिंडा में लिखा क्या गया, पहले देखो च का पहला, एच का पहला क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश से सपिंडा नातेदारी का विस्तार क्या है? माता से ऊपर वाली परंपरा से तीसरी पीढ़ी तक। एक तरफ ले लो माता, ठीक है, क्या इसे आसानी से समझेंगे, ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा ट्रिकी बनाएंगे। पहले में क्या है? माता, ठीक है, माता। दूसरे में क्या है? पिता। क्या है? पिता, ठीक है। माता मदर, पिता फादर। यहां तक समझ में आ गया। अब ये कह रहा है सपिंडा का विस्तार माता से ऊपर वाली परस्पर तीसरी पीढ़ी तक। माता से कितनी पीढ़ी? 3 पीढ़ी। कितनी पीढ़ी कह रहा है? 3 पीढ़ी कह रहा है, माता से ऊपर वाली तीसरी पीढ़ी तक, ठीक है, 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी। और पिता से क्या कह रहा है? पिता से कह रहा है 5 पीढ़ी। कितनी? 5 पीढ़ी। यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि माता से कितनी पीढ़ी तक माना जाता है? 3 पीढ़ी तक। पिता से कितनी पीढ़ी तक माना जाता है? 5 पीढ़ी तक। अब देखो आगे, देखो क्या कह रहा है, 5 पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी है। जब हम पीढ़ी लगाएंगे, मान लो माता से तीसरी पीढ़ी कह रहा है, ठीक है ना, इसमें क्या हो गया? इसमें पुत्री हो गई, ठीक है। पुत्री से कितनी पीढ़ी तक विवाह हो सकता है कि वो सपिंडा नातेदारी में ना आए? कितनी पीढ़ी तक हो सकता है? 3 पीढ़ी तक। पुत्री पहली पीढ़ी क्या हो गई, और दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। अगर इस पीढ़ी के अंतर्गत होता है तो विवाह क्या होगा? शून्य। पुत्री, माता, माता की माता मतलब नानी, और परनानी। आगे समझ में? परनानी, माता की तरफ हमने क्या देख लिया? तीसरी पीढ़ी। अगर पुत्री है, पुत्री का विवाह इनमें से किसी भी पीढ़ी के साथ हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? सपिंडा नातेदारी। तीसरी पीढ़ी तक क्या होगा? सपिंडा नातेदारी। अगर इसके ऊपर चला जाता है, चौथी पीढ़ी में आ जाता है, चौथी पीढ़ी में क्या है? पर नानी, ठीक है ना। अगर इस कंडीशन में विवाह होता है तो वो विवाह क्या होगा? वैध। क्या होगा? विवाह वैध हो जाएगा। आई बात समझ में? माता की पीढ़ी से समझ में आ रही बात? माता की पीढ़ी से हम क्या चलेंगे? अपर। पिता की पीढ़ी से भी अपर चलेंगे। मान लो कोई पुत्री है, एस नाम की, डॉटर है, ठीक है, ये डॉटर है, इसकी माता हो गई, ये पहली पीढ़ी हो गई। हाँ, ये ध्यान रखना, ये पहली पीढ़ी हो गई, ये दूसरी पीढ़ी हो गई, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज थोड़ी गलत हो गई। क्या कह रहा है? हाँ देखो, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जो पुत्री है वहां से पीढ़ी लगाई जाएगी, ठीक है ना। क्या है? ये पहली पीढ़ी हो गई, पुत्री पहली पीढ़ी हो गई, माता दूसरी, नानी तीसरी, और ये चौथी, और ये क्या हो गई? 5वीं, ठीक है। अगर यहां तक क्या, अगर यहां तक विवाह होता है तीसरी पीढ़ी तक तो वो शून्य होगा। जब ये इसके ऊपर चले जाएंगे तो यहां विवाह क्या हो जाएगा? वैलिड।
जैसे ही इस पीढ़ी के ऊपर जाते हैं तो विवाह क्या हो जाता है, वैलिड, और जैसे ही यहाँ तीसरी पीढ़ी तक रहते हैं वो विवाह क्या हो जाता है, शून्य। ठीक वही कंडीशन क्या है पिता की, ठीक वही कंडीशन क्या रहेगी पिता की उसमें, ठीक है, किसमें रहेगी, पिता की कंडीशन में। इसमें क्या रहेगी, देखो देखो आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है, इसको डिफिकल्ट करना भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब तक आसान भाषा में समझ सकते हैं तब तक आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। देखो पांचवी पीढ़ी इससे क्या लगाएंगे, ये क्या हो गया, सन, क्या हो गया, सन, हमेशा ऊपर की तरफ चलना, ठीक है ना, हमेशा ऐसे चलते हैं, नीचे की तरफ नहीं चलते। सन क्या हो गया, पहली पीढ़ी हो गई, ये क्या हो गई, पहली पीढ़ी, ठीक है। अब दूसरी पीढ़ी क्या होगी इसके, पिता, ठीक है। तीसरी पीढ़ी क्या होगी इसकी, दादा, ठीक है, इसके पिता, पिता के पिता दादा, ये क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरी पीढ़ी, और ये क्या हो जाएगी, चौथी पीढ़ी क्या हो गई। और यहां पे ले लेते हैं इसको, रुको, यहां पे पूरा आएगा नहीं ये, देखो सबसे पहले क्या लेंगे, पुत्र ले लेंगे, सन, सन ले लिया, सन के बाद ऐसे चलेंगे ऊपर की तरफ, सन के बाद क्या हो गया, फादर, पिता, ये पहली पीढ़ी हो गई, ये दूसरी पीढ़ी हो गई, इसके बाद दादा, तीसरी पीढ़ी, परदादा, चौथी पीढ़ी, और परदादा, पर दादा, दादा के दादा, ये क्या हो गई, पांचवी पीढ़ी, ठीक है। ये क्या हो गई, पुत्र हो गया, पुत्र के पिता हो गए, पिता के पिता हो गए, पिता के पिता पिता के हो गए, और पिता के पिता पिता हो गए, ठीक है। पुत्र, पिता, दादा, परदादा, पर के परदादा, पहली पीढ़ी कौन है, पुत्र, दूसरी कौन हो गई, फादर, तीसरी दादा, चौथी परदादा, और पांचवी परदादा के परदादा, ठीक है ना, ये हो गए पांच पीढ़ी। अगर इन पांच पीढ़ी के अंतर्गत विवाह होता है, ठीक है, इन पांच पीढ़ी के अंतर्गत इस पुत्र का इनमें से किसी के भी पूर्वज से विवाह होता है तो क्या कहा जाएगा, शून्य। आगे बात समझ में, तो क्या कहा जाएगा, शून्य विवाह, क्या कहा जाएगा, शून्य विवाह। और इसके ऊपर चला जाता है, छठी पीढ़ी पे चला जाता है तो क्या कहलाएगा, वैध विवाह, क्या कहलाएगा, वैध विवाह। एक चीज और ध्यान रखना, अगर इस कंडीशन के बीच में कहीं भी माता आ जाती है, ठीक है ना, कहीं भी मदर आ गई, ठीक है ना, इन कंडीशन के बीच में सन की तरफ से कहीं भी काउंट करते हुए माता आ गई तो वहां से क्या गिना जाएगा, उस स्थिति में उसे 3 पीढ़ी तक ही गिना जाएगा। कितना गिना जाएगा उस स्थिति में, उसे 3 पीढ़ी तक ही गिना जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, सबिंडा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, देखो माता की तरफ से 3 पीढ़ी, पुत्री पहली, माता दूसरी, नानी तीसरी। अगर इस कंडीशन में किसी का विवाह होता है तो क्या कहलाया जाएगा, सपिंडा, और सपिंडा में जब विवाह होता है तो क्या कहलाएगा, शून्य, ठीक है। उसके बाद पिता से क्या कह रहा, पिता से 5 पीढ़ी कह रहा, पिता से 5 पीढ़ी कैसे, पुत्र गिना जाएगा पहली पीढ़ी, फिर पिता दूसरी, फिर पिता के पिता तीसरी, फिर उसके उसके उससे, फिर उसके ऊपर उससे, ये 5 पीढ़ी तक ऐसे ही काउंट होगा। अगर 5 पीढ़ी तक इनमें से किसी का विवाह होता है अपनी ही रिश्तेदारी में तो क्या कहलाएगा, शून्य। देखो इसका एक रीजन भी था, जब एक ही पिंड, एक ही सपिंडा में जब रिश्तेदारी होती है, ठीक है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ रुक जाती है, जो बालक की ग्रोथ होती है उससे रुक जाती है, या उनमें आनुवंशिक गुण पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस कंडीशन को दूर करने के लिए एक धर्म के अनुसार ही इसमें सपिंडा में क्या किया गया कि इसके सपिंडा नातेदारी लगाई गई, और इसके अनुसार अगर एक ही पिंड में अगर आप शादी करते हो, एक ही गोत्र में आप शादी करते हो तो आपका विवाह शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार एक मिस्र के राजा थे, उनको कहा जा सकता है जब उन्होंने अपनी ही इसी सपिंडा में जब उन्होंने अपनी ही बहन या अपनी ये सपिंडा नातेदारी में शादी की तो धीरे धीरे उनका वंश ही खत्म हो गया। तो ठीक है ना, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि अगर आप एक ही सपिंडा में नातेदारी करते हो तो आपके अनुवांशिक गुण पैदा होंगे, और धीरे धीरे आपकी जो आने वाली जो पुश्तें होंगी उनमें कुछ ना कुछ बीमारी उत्पन्न होती रहेगी, ठीक है। यहां समझ में आ गया, माता से तीसरी पीढ़ी और पिता से 5वीं पीढ़ी, ठीक है ना। इसको कैसे लेंगे, इसको हम बनाएंगे त्रिभुज के आकार में, कैसे, ऊपर ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। इधर क्या आ गया, इधर सन आ गया, इधर डॉटर आ गया। सन से मान लो, डॉटर से पहली पीढ़ी यहाँ पे ये हो गया, दूसरी पीढ़ी ये हो गई, ठीक है ना, और तीसरी पीढ़ी ये हो गई। यहाँ पे अगर क्रैश होता है, पुत्र से पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी, यहाँ पे कोई है, ठीक है ना, जिसका इधर से भी क्रैश हो रहा है और इधर से भी क्रैश हो रहा है, अगर दोनों को मिलाएं, इन दोनों का रिश्ता होना है, ठीक है, इन दोनों की क्या हो रही है, इन दोनों का रिश्ता होना है। तो इन दोनों को क्या देखा जा रहा है, चलो नए सिरे से देखते हैं। देखो क्या है, एक सन है, एक पुत्र है, एक लड़की है और एक लड़का है। ये लड़की, ये लड़का हो गया बॉय, ठीक है ना, ये क्या हो गया गर्ल, ये गर्ल हो गई, ठीक है ना। इन दोनों की आपस में शादी होनी है, ठीक है, इन दोनों की आपस में मैरिज होती है। तो इन दोनों की सपिंडा नातेदारी कैसे देखेंगे, इधर से देखेंगे। पहली पीढ़ी ये क्या है, ठीक है, क्या, देखो इसकी देखेंगे, ये तो पहली पीढ़ी हो गई। उसके बाद क्या देखेंगे, इसकी
दूसरी पीढ़ी, ठीक है, फिर तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, ठीक है। यहां से क्या देख रहे हैं हम, यहां से पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी ये हुई, ये पहली पीढ़ी तो यही होगी, दूसरी पीढ़ी, और ये क्या है, तीसरी पीढ़ी, ठीक है ना। अगर इन दोनों का रिश्ता होना है, ये बीच में क्लैश नहीं करता, यहां खत्म हो गया, ठीक है ना। इसके आगे इसकी यहां से जो स्टार्टिंग है वो चौथी पीढ़ी हो गई, तो यहाँ पे तो विवाह वैलिड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, विवाह वैलिड हो जाएगा। बट जब देखा गया कि यहाँ खत्म ना होगी, यहाँ तीसरी ही पीढ़ी लग रही है, यहाँ तीसरी पीढ़ी तक ही जा रहा है और यहाँ इसकी पांचवी पीढ़ी आ गई, तो क्या हो जाएगा, विवाह शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनके सपिंडा आपस में क्लैश कर रहे हैं, ठीक है। क्या इनकी सपिंडा नातेदारी आपस में क्लैश हो रही है, ठीक है। समझ गया ना, समझ गया नहीं समझ गया, इसको समझे नहीं समझे बताओ। देखो थोड़ा ट्रिकी है लेकिन समझना आसान है, ठीक है। देखो क्या है, लड़का है, ये पहली पीढ़ी, इसकी और इनकी, इन दोनों की क्या होनी है, आपस में शादी होनी है, ठीक है ना। ए और बी की क्या हो रही है, ये लड़का हो गया ए, ये लड़की हो गई बी, इनकी क्या होनी है, आपस में शादी। तो ठीक है, जब इनकी शादी होनी है, जब इनको देखा गया कि आपस में इनके सपिंडा तो नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पिता से कितनी पीढ़ी देख रहे थे, पिता से 5 पीढ़ी देख रहे थे, तो पहली पीढ़ी तो पुत्री हो गया, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, यहाँ क्या आ गया, 5 पीढ़ी तक, ठीक है, 5 पीढ़ी तक आ गया। उसके बाद फिर क्या है, पुत्री से कितनी पीढ़ी देखेंगे हम, 1 पीढ़ी ये हो गई, दूसरी पीढ़ी, ठीक है ना, और ये क्या हो गई, तीसरी पीढ़ी। अगर ये तीसरी पीढ़ी यहां तक पहुंचती है, तीसरी पीढ़ी यहां तक जाती है और यहां पे जाके इसके फादर एक हो रहे हैं, मान लो इनके पूर्वज एक हैं, यहां पे जाके 5वीं पीढ़ी में इनके पूर्वज एक हैं, तो उस स्थिति में इनका आपस में जो विवाह होगा वो शून्य होगा। अगर ये पीढ़ी यहां से चौथी, यहां तक तीसरी पीढ़ी जाती है, फिर यहां से चौथी पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है, तो इनके पूर्वज अलग अलग हो गए, तो अलग अलग कंडीशन में क्या होगा, इनका विवाह वैध हो जाएगा, ठीक है ना, इनका विवाह क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। समझ में आ गई। अगर ये पीढ़ी यहाँ पे क्लैश करती है, तीसरी पीढ़ी पे ही, यहाँ पे मान लो तीसरी पीढ़ी, यहाँ चौथी पीढ़ी आ जाती है, ठीक है, इसके तीसरी पीढ़ी से, इसका चौथी पीढ़ी से, ये इसका क्या आ रहा है, चौथी पीढ़ी में आ रहा है, ये इसकी तीसरी पीढ़ी में आ रहा है, तब भी विवाह शून्य होगा, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये इसका 5वीं पीढ़ी में आ रहा है, ये इसका दूसरी पीढ़ी में आ जा रहा है, ये इसका दूसरी पीढ़ी में आ जा रहा है, तब भी विवाह शून्य होगा। ये आपस में क्लैश नहीं करने चाहिए, क्या ये आपस में क्लैश नहीं करना चाहिए। इनका ऊपर जाके क्या है, इनका क्या है, देखो इनका क्या होगा, तो ए और बी हैं, इनकी जो पीढ़ी है, ये जो बनेगा, इनकी जो पीढ़ी बनेगी ऊपर ऊपर चलेगी, ठीक है, पहली पीढ़ी हो गई, इनका जो पहली पीढ़ी, पहले इसके बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी, यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है, पांचवी यहाँ पे आ गई, और ये चौथी पीढ़ी इसकी यहाँ पे 5वीं पीढ़ी आ गई। अगर इस कंडीशन में 2, 3, ये 4 और ये 5, ये क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस कंडीशन में अगर यहाँ पे छठी पीढ़ी, यहाँ 5वीं पीढ़ी बैठ रही है, या इसकी यहाँ 5वीं पीढ़ी बैठ रही है और इसकी यहाँ चौथी पीढ़ी बैठ रही है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, वैध होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ इसकी 5वीं पीढ़ी और इसकी तीसरी पीढ़ी बैठ रही है, इसकी तीसरी पीढ़ी आ जा रही है और इसकी 5वीं पीढ़ी आ जा रही है, तो यहाँ विवाह क्या हो जाएगा, शून्य। समझ गए ना, मोटी मोटी बात क्या है, अगर एक ही सपिंडा में एक सपिंडा में नातेदारी होती है तो वो शून्य होगी। मोटी बात यह है कि पिता से देखेंगे 5 पीढ़ी और माता से देखेंगे 3 पीढ़ी। सपिंडा नातेदारी समझ में आ गई, अगर नहीं समझ में आई बताना, दोबारा अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। जहां तक मुझे लग रहा समझ में आ गई होगी। पिता से ऊपर देखेंगे कितनी पीढ़ी, 5 पीढ़ी, माता से ऊपर देखेंगे कितनी पीढ़ी, 3 पीढ़ी। अगर ये दोनों पीढ़ी आपस में क्लैश होती हैं तो वहां पे विवाह शून्य हो जाएगा। अगर मान लो पिता से 5वीं पीढ़ी और माता से चौथी पीढ़ी जा रही है, वहां पे हो रहा है, उनके पूर्वज एक हो रहे हैं, तो विवाह क्या हो जाएगा, वैध। और पिता की 5वीं पीढ़ी है, माता की तीसरी पीढ़ी आपस में जाकर क्लैश हो रही है, तो वहां विवाह शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। और पिता की तीसरी पीढ़ी है और माता की तरफ से 5वीं पीढ़ी जा रही है, तो वहां भी विवाह वैध हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में, सपिंडा समझना आसान है, बस आराम से समझो इसे, ठीक है ना। यहाँ कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, बस ये याद रखना, माता की तरफ से तीसरी पीढ़ी और पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी, ठीक है ना। अगर इनमें विवाह आपस में क्लैश होता है, अगर इनमें रिश्तेदारी क्लैश होती है, नातेदारी क्लैश होती है, तो यहाँ विवाह शून्य होगा। अगर क्लैश नहीं होता है तो विवाह वैध होगा। इतनी सी बात है बस, ठीक है। आगे समझ में, ये आकार समझ में आ गया, ठीक है, इसको समझ में आ गया ना। इसके बाद कुछ सुनिए, अब देखो इसका 2 भी यही बताता है, इसके अग्र पुरुष इसके जो है, ठीक है ना। बताओ कोई बात दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। प्रतिषिद्ध नातेदारी, देखो सपिंडा और प्रतिषिद्ध नातेदारी एक ही होती है। सपिंडा में क्या होता है, इनके पूर्वज लिए जाते हैं, जो पूर्वज होते हैं वो मतलब यहाँ तक तो पूर्वज जिंदा रहेंगे नहीं, किसी के पूर्वज यहाँ तक जिंदा थोड़ी ना रहेंगे, जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनको लिए जाते हैं। प्रतिषिद्ध नातेदारी में क्या लिया जाता है, जो अभी जीवित हैं, लिविंग में है, ठीक है, जो अभी लिविंग में है, उनके ऊपर क्या लगती है, प्रतिषिद्ध नातेदारी। और सपिंडा नातेदारी किस पे लगती है, जीवित पे भी और
मृत में भी, ठीक है, पूर्वजों तक जाती है सपिंडा नातेदारी, ये ध्यान रखना। प्रतिसिद्ध नातेदारी और सपिंडा नातेदारी में एक ही अंतर है, प्रतिसिद्ध नातेदारी पूर्वजों तक जाती है और नहीं, सपिंडा नातेदारी पूर्वजों तक जाती है और प्रतिसिद्ध नातेदारी जो होती है वो एक बाउंडेशन होती है कहाँ, लिविंग पर्सन तक ही रहती है, ठीक है। देखो प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री है, यदि दो व्यक्तियों में से संगीत मतलब आपस में इतनी संदिग्धता है, आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे के परंपरागत अग्रपुरुष हैं, क्या है, एक दूसरे के क्या है, अग्रपुरुष, ऐसी समझ लो, इसमें क्या है, एक दूसरे के अग्रपुरुष हो रहे हैं, ए क्या हो गया यहाँ पे, ए और बी, ठीक है ना, इनका विवाह ना, ये क्या है, आपस में अग्रपुरुष हो रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अग्रपुरुष हैं, या एक दूसरे से अग्रपुरुष जो वंशज की पत्नी या पति हैं, मतलब इनके क्या है, पति या पत्नी, अग्रपुरुष वंशज पति या पत्नी है, ठीक है ना। फिर उस कंडीशन में क्या कह रहा है अगला, एक दूसरे के भाई की, पिता की या माता की या पिता महा की या माता मही की या माता मही के भाई की पत्नी है, ये रिश्तेदारी यहां नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद भाई और बहन, चाचा और भतीजी, चाची और भतीजा, या भाई और बहन की या दो भाइयों या दो बहनों की संतानें, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। हाँ, यहाँ पे एक चीज और देख लेना, जो ये है रूढ़ी, ये जो सपिंडा और प्रतिसिद्ध नातेदारी जो है, इसमें एक चीज होती है, अगर आपकी कोई रूढ़ी चली आ रही है, कस्टम चला आ रहा है, उस कस्टम के अकॉर्डिंग आपका विवाह हो रहा है, मान लो कस्टम कहीं होता है कि अगर पति मर जाए तो उसके भाई से उसका विवाह कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में अगर प्रथा लागू है तो ये सपिंडा नातेदारी वहां लागू नहीं होगी, ठीक है ना, वहां सपिंडा नातेदारी में वहां विवाह हो सकता है, ठीक है, अगर कहीं कस्टम प्रिवेल करता है, कस्टम उस पर भारी पड़ता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और प्रतिसिद्ध नातेदारी में कुछ नहीं है, ये प्रतिसिद्ध नातेदारी में ये जो दिया गया है आपको, जितने ये रिश्तेदारी दी गई है, अगर इन रिश्तेदारियों में आपका विवाह होता है तो आपका विवाह क्या होगा, प्रतिसिद्ध, मतलब मना कर दिया गया है, उसमें विवाह नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन रिश्तेदारियों को देख लेना, क्या है, एक दूसरे के अग्रपुरुष नहीं होने चाहिए, दूसरा अग्रपुरुष या वंशज की पति या पत्नी, ठीक है, तीसरा क्या है, एक दूसरे के भाई की, मतलब एक दूसरे के भाई की या पिता की या माता की भाई की, ठीक है, इन सब भाई बहनों में नहीं होना चाहिए, चाचा ताऊ में नहीं होना चाहिए, भाई बहन में, ठीक है, मामा या मौसी के भाई बहन उनमें नहीं होना चाहिए, मतलब हिंदू में क्या ये आपस में भाई बहन रिश्तेदारी मानी जाती है, ठीक है। जितनी रिश्तेदारी है इनको नोट कर लेना, और इन रिश्तेदारियों में आप अगर विवाह करते हो तो वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्रयोजन के लिए नातेदार के अंतर्गत सभी नातेदार के समान ही सौतेले या सहोदर नातेदार भी हैं, जो मैंने सहोदर और सौतेले बताए थे, उस कंडीशन में भी अगर आप विवाह करते हो तो वहां पे भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, औरस नातेदारी के समान ही जारस नातेदारी भी है, मतलब जो धर्मज पे लागू कंडीशन होती है, जो धर्मज पे होगी, जो धर्मज होगा वो अधर्मज, क्या, अधर्मज, अधर्मज में भी वही कंडीशन लागू होगी सेम, ठीक है। जो धर्मज होता है, जो जायज होता है, जो नाजायज होता है, दोनों पे यही सेम कंडीशन लागू होगी कि मान लो अगर किसी पिता ने किसी को गोद लिया, ठीक है, तो वो अपने भाई की बेटी के साथ उसकी शादी नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि ये तो गोद लिया हुआ बालक है, ये हमारा अपना खून नहीं है, तो इस पर सपिंडा नातेदारी लागू नहीं होगी, नहीं, उसी का खून माना जाएगा और उसी परिवार का अंश माना जाएगा जब वो गोद ले लिया गया, ठीक है, तो उस पर भी वही सेम कंडीशन लागू होगी, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, ये कह रहा है, ठीक है, चाहे वो धर्मज हो चाहे अधर्मज हो, या जन्म से उसका पुत्र हो या बाद में गोद लिया गया। अगला क्या कह रहा है, धर्मज अधर्मज, फिर क्या कह रहा है, रक्त जन्य नातेदारी के समान दत्तक नातेदारी, वही दत्तक वाली बात भी जो मैंने कही थी, ठीक है, दत्तक वाली बात भी। उसके बाद उन खंडों में नातेदारी संबंधित पद को और तंत्र लगाया जाएगा। यहां तक समझ में आ गई। सपिंडा नातेदारी और प्रतिसिद्ध नातेदारी में क्या अंतर है, सपिंडा नातेदारी में पूर्वजों तक लगता है और प्रतिसिद्ध नातेदारी केवल एक लिविंग पर्सन पर लगता है, ठीक है, जो लिविंग पर्सन उस समय जीवित है उन पे प्रतिसिद्ध डिग्रियां लगती हैं, ठीक है, उनमें अगर शादी करोगे तो। आज जो हमने देखा सपिंडा प्रतिसिद्ध, ये जो मेन था, ये दोनों थे सगे सौतेले और सहोदर, ये भी देख लिया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सपिंडा नातेदारी में माता की तरफ से कितनी पीढ़ियों तक विवाह नहीं हो सकता, 3 पीढ़ियों तक, पिता की कितनी पीढ़ियों तक विवाह नहीं कर सकते हैं, 5 पीढ़ियों तक। उदाहरण दे देगा, पिता से चौथी पीढ़ी और माता से तीसरी पीढ़ी में विवाह हो रहा है तो क्या शून्य है या वैध है, शून्य करनी है तो शून्य है। माता से 5वीं पीढ़ी, पिता से क्या तीसरी पीढ़ी, अगर विवाह हो रहा है तो वैध है, शून्य है तो शून्य है। माता से तीसरी पीढ़ी, माता से चौथी पीढ़ी, पिता से 7वीं पीढ़ी विवाह हो रहा है तो शून्य है, वैध है, वैध है, ठीक है ना। ये आपस में क्लैश नहीं होने चाहिए, ऐसे बन के जा रहा है तो यहाँ पे आपस में क्लैश नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लैश हो गया तो समझ लो वो वहाँ पे विवाह शून्य हो जाएगा और सपिंडा नातेदारी वहाँ पे लागू हो जाएगी। ऐसी ही प्रतिसिद्ध नातेदारी है, जो यहाँ पे आपको प्रतिसिद्ध नातेदारी में जितने भी आपको ये रिश्ते दिए गए हैं, इनके अंतर्गत अगर आप विवाह करते हो तो आपका विवाह वहां पे वैलिड नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से जारस और औरस पे भी लागू होती है और दत्तक पे भी सेम कंडीशन यही लागू होती है। आज हमने इतना देख लिया, ठीक है ना, कितना देखा आज हमने, ये सारी चीजें देख ली और इनकी परिभाषा देख लेना, कहाँ कहाँ दी गई परिभाषा पूछ लेता है। सगे की परिभाषा कहाँ है, सौतेली की परिभाषा कहाँ है, सहोदर की, तो सका सौतेला कहाँ दे रखा है 2C में और सहोदर कहाँ दे रखा है 2D में, ठीक है। और 2F में क्या दे रखा है सपिंडा, 2H में क्या दे रखा, 2G में क्या दे रखा है प्रतिसिद्ध नातेदारी, ठीक है, 2G में क्या दे रखा है प्रतिसिद्ध नातेदारी। इनको एक बार देख लेना, अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना, फिर और किसी तरीके से समझेंगे, ठीक है। मोटा मोटा जितने जहां से समझने की चीज थी हमने वो समझ लिया। आज से यही खत्म करते हैं, कल देखेंगे हम, कल से स्टार्ट करेंगे अपना हिंदू विवाह की शर्तें, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, हिंदू विवाह की शर्तें। अगर जितना भी अभी तक पढ़ाया है, जितने 3-4 लेक्चर में अगर समझ में ना आए तो कहीं से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ जरूर लेना, ठीक है। जब तक पूछोगे नहीं, जब तक समझ में आएगा नहीं, समझ में आएगा
तो पूछोगे ही सर यहाँ पे इतनी चीज़ रह गई है। समझो चीज़ों को, टॉपिक को समझो और करो, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो मैं यहाँ पे हूँ, मुझसे बताना, फिर उसे नई चीज तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। हर चीज़ का समझने का बहुत सारे तरीके होते हैं, क्या पता आपको इससे समझ में नहीं आए, दूसरी चीज़ से समझ में आ जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखते हैं विवाद संबंधित शर्तें, ठीक है।